नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारी क्लास 5 है, जो भी हम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज शुरू की है। तो देखिए, अभी जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूं। तो 2014 से 2024 तक हम पिछले 10 सालों के क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है क्लियर कर रहे हैं। जो भी हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी जॉब के हों चाहे वो, तो उनमें जो भी हरियाणा जी आई है उसको यहाँ हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक करें, ठीक है ना। क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और एक और बात बता दूं, जिन्होंने अभी तक क्लास 1 2 3 4 नहीं देखी है, तो वो प्लीज ये क्लास देखने के बाद वो पहली 4 क्लासें जरूर देख लेना। समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और आगे की आपको पता ना, सीढ़ी टू सीढ़ी जाते हैं। तो पहले ही अगर समझ नहीं आई तो ये आगे की समझ नहीं आएंगी। तो फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कुछ नहीं होता दोस्तों। इस जो लेक्चर का है, हमारे 8 10 से 12 जो क्लासेस रहने वाली हैं हरियाणा जीके की, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी क्लासेस को पूरा देखें और आपको दूसरे किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 67 क्वेश्चन तक हम क्लास 4 के अंदर कर चुके हैं और ये है 68 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा वही फिर से शुरू करते हैं। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? लुम्बिनी में, गया में, वैशाली में या कन्नौज में? देखिए, जो महावीर जैन का जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म, ठीक है ना। तो वैशाली में हुआ था। तो महावीर जैन का जन्म वैशाली के निकट कुंदल ग्राम में हुआ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये बात ध्यान रखेंगे। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात रिजुवालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको केवल्य, केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, अरहत, जिन और निग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, समझिए ना बात को। तो एक और बात बता देता हूं। देखिए, तो ध्यान से ये पूछा जा सकता है कि महावीर जैन की जो है माता का नाम क्या है? तो त्रिशला है। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो ये 23 साल की वर्ष में इन्होंने क्या किया था? संन्यास प्राप्त कर लिया था, ले लिया था। और लगभग 12 साल बाद यानी 42 साल की उम्र में इन्होंने, इनको क्या मिल गया था? केवल्य मिल गया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? ठीक है ना। महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र मतलब जो आज के जो कुछ क्षेत्र हैं, वे कौन से बौद्ध काल में शामिल थे? तो देखिए, कुरु, पांचाल, कौशल विज, सूरसेन अवंती या अस्मकवत्स। तो देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का जो है पीजीटी का, एचएससी का, उसमें आया हुआ है 2005 के अंदर। तो देखिए, कुरु और पांचाल, ठीक है ना। तो कुरु और जो पांचाल है, वो उस समय बौद्धकालीन स्थिति में महाजनपद में जो क्षेत्र थे, हरियाणा के आधुनिक क्षेत्र यही थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय व जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है, जिनमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। राजनीति, सॉरी, जो राजधानी थी कुरु की क्षेत्र की, तो महाजनपद की वो थी इंद्रप्रस्थ। जबकि पांचाल आधुनिक और उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फारुखाबाद जिलों में पड़ता है और उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। समझ गए ना दोस्तों। तो अब आगे देखिए, आगे हमारा आता है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा है? बुद्ध, धम्म, संघ या अहिंसा? क्या है इनमें से? तो अहिंसा। अहिंसा 3 रत्न है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। 3 धर्म कौन से हैं? उनके जो 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बौद्ध धम्म व संघ आते हैं। जो इसने पूछा हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है? हिंसा नहीं है। तो ये 3 तो आते हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। तो इसका मतलब बौद्ध में मतलब भाई जिसको बौद्ध धर्म अपनाना है वो बौद्ध की शरण में जाए। संघ का मतलब सत्संग और जो जैसे इनके जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बैठे। धम्म, धम्म होता है धम्म का पालन करें। धम्म होता है, या धम्मा बता देता हूँ, सदा जो क्या करना है, लोगों पर दया दिखानी है, अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी, मारकाट नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये धम्म के कुछ नियम हैं। समझ गए ना बात को। तो संघ का
अर्थ उन सभी का समुदाय जो शिक्षा का पालन करते, अहिंसा का संबंध त्रितन से नहीं है। आगे आता है कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 जनपद में से एक थी, कौन सी? इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ये पीजीटी इंग्लिश में 2015 में पूछा गया था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली, हरियाणा, मेरठ व इसके अंतर्गत आती है। यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। दूसरा आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आ रहा है 72वां क्वेश्चन। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी के यादवों का जो है शासनकाल था? तो किसका था दोस्तों? देखिए, ये आपका आता है पानीपत, रोहतक, हिसार या अंबाला। ये वाइल्ड लाइफ जो है गार्ड में पूछा गया था 2017 में। तो इसका आंसर आएगा रोहतक। रोहतक के अंदर यादवों का क्या था? शासनकाल था, जो शासन था सॉरी। तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन रोहतक क्षेत्र में था। ए एस अल्टेकर के अनुसार रोहतक यादवों या योधों की राजधानी थी। योद्धे गण के सिक्के मुख्यतः कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सुनेत, ठीक है ना, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, सिरसा, आंसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि के अंदर मिले हैं। तो देखिए इतने क्षेत्रों के अंदर क्या मिला है? इनके सिक्के मिले हैं, यानी ये दो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा हिस्ट्री में। ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, आगे आता है महाभारत के भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, उपमन्यु, परीक्षित या राजन्य? तो बताइए क्या था? तो देखिए जो हमारे भीष्म पितामह थे, उनका नाम देवव्रत था महाभारत के अंदर, जो असली नाम था। तो महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का क्या था? वरदान था। आगे आता है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? भगवद गीता में, रामायण में, कादम्बरी में या बुद्धचरित में? तो भगवद गीता में बताया गया है दोस्तों। भगवद गीता के पहला ही श्लोक है जो उसमें जो है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से बताया गया है। ये जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से बताया गया है। आगे देखिए, महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में जो है आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए क्या बात हुई, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, जो कुरुक्षेत्र के अंदर अगर पूछा जाए कि भाई कुरुक्षेत्र का सॉरी महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र की जगह अगर ज्योतिसर दिया होगा ना, ज्योतिसर, तो आपने ज्योतिसर पर निशान लगाना है। ज्योतिसर का राइट आंसर रहेगा। अगर ये भी बोल दिया जाए कि ज्योतिसर और कुरुक्षेत्र दोनों इकट्ठे दे दिए, तो फिर भी आपने ज्योतिसर पर ही निशान लगाना है। ज्योतिसर ना हो तब आपको कुरुक्षेत्र पर निशान लगाना है, राइट क्लिक करना है। अब आता है आपका 75वां क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो देखिए यही आ गया ना दोबारा से, ज्योतिसर। ठीक है ना। कपिल वस्तु में नहीं दिया, पांडु पिंडारा में नहीं दिया, पानीपत में नहीं दिया। और ये क्वेश्चन डिप्टी रेंज 2015 में और असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 में पूछा गया है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र जी और ज्योतिषर में क्या फर्क है? तो भाई जो मेन जगह थी ना, कुरुक्षेत्र तो इतना बड़ा है, लेकिन जो सबसे मेन जगह थी वो ज्योतिषर थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया है? उपदेश दिया था। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा बोलने में मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा गला दुख रहा है। आपको पता ही है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, पानी पीते हुए भी, केयर करते हुए भी ये गला क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है बोलने में, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए, ज्योतिसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, एक स्थान है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग से पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना। यहीं पे उपदेश दिया था कि इन्होंने श्री कृष्ण ने किसको? भगवान अर्जुन को। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? ये दोबारा आ गया है।
तो अब की बार ये दोबारा से पूछा गया है, देखो 21 में पूछा गया। अब ऐड तो कुरुक्षेत्र ज्योतिषर, तो मैंने पिछले क्वेश्चन को समझाते हुए बताया था कि यहाँ आएगा कुरुक्षेत्र। अब देखिए कैसे कुरुक्षेत्र, अगर ज्योतिषर दिया होता तो क्या आता, ज्योतिषर, लेकिन फिलहाल क्या दिया है, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र में किस मौर्य राज्य राजा के राज्य का भाग रहा है, तो बताइए कौन सा, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी। तो इसका आंसर आएगा सभी। सभी राजाओं का क्या रहा है मौर्य काल में, जो हरियाणा था वो सभी राजाओं का हिस्सा रहा। तो देखिए हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त तीनों मौर्य राजाओं के राजा का भाग था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। देखिए मैं बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का है अशोक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का क्या है, दादा है। और अशोक का सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कलिंग का युद्ध है दोस्तों, समझ गए ना, ये बात याद रखना। दो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और बहुत बुरी तरह इसने अशोक ने काट डाले थे वहां, बच्चे बूढ़े सब कुछ नहीं देखा, निहत्थों पर भी इन्होंने काट डाला था। बहुत दयनीय स्थिति करती थी, लगभग खून और मांस का चिकड़ हो गया था, इतने ज्यादा लोगों को इसको काट दिया था। फिर बाद में जब ये युद्ध जीता और इसने देखा कि भाई चारों तरफ नजर घुमाई, तो इसने वहीं पर अपनी तलवार छोड़ दी दोस्तों, और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर ये बिल्कुल ही जैसे सन्यासी टाइप बन गया था। आगे आता है, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो सारनाथ, सिलो सिलोन, सुध या कुरुक्षेत्र, तो इससे आता है सुग। सुग क्या था, देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आधुनिक सुग यानी प्राचीन शहर सुधरन सुघन मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी तीर्थयात्री हुआन च्वांग के अनुसार यह जगत जो है 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित था। चनिति बौद्ध स्तूप सुग की 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हेनसांग के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है आपका कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष, ठीक है, करनाल के किस स्थान पर है, जल्दी से बताएं। तो पटहेड़ा या घरुंडा, असंध या कोई नहीं। देखिए गला खराब हो रखा है दोस्तों, इसलिए मुझे थोड़ा रुक के बोलना पड़ रहा है। तो एचएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है 2017 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर आएगा वो असंध आएगा। असंध के अंदर कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष जो है करनाल में किस स्थान पर मिले हैं, असंध पे। तो कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठी हुई है भाई, 25 मीटर, छोटा नहीं होता। यह कहा जाता है कि यह कुषाण काल के से संबंधित है। वास्तव में यह एक स्तूप के आकार की है। नेक्स्ट आता है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, प्रभाकर वर्धन ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने, या शशांक ने, या पुलकेशिन द्वितीय ने। तो बता देता हूं, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था। और ये चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है ना। तो चालुक्य इस शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को एहलोह जो अभिलेख और हिनसंग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य से मिलता है। तो देखिए क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराते ही, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे उस समय सबसे जो योग्य शासक था, जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था उत्तर भारत को, तो हर्षवर्धन ही था। तो इतने बड़े राजा को हराते हुए पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख लिखवाया, जिसमें ये लिखवाया कि मैं पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा उत्तर भारत के हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का राजा है उसको मैंने हराया है। तो ऐसा ये अभिलेख के अंदर लिखवाता है। आगे आता है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है। तो किस प्रदेश राजा की राजधानी थी, सॉरी, तो वो देखिए वो हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन की कैसे, क्योंकि हर्षवर्धन की जो प्रदेश थानेश्वर, तो कभी भी आपने अगर किसी ने पुष्यभूति वंश पढ़ा है ना, तो उसमें लिखा होगा कि हर्ष जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक है ना। और
मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या था, कुरुक्षेत्र को उस समय थानेश्वर कहा जाता था। तो संस्कृत साहित्य हर्षचरित ने थानेश्वर का बृहद उल्लेख मिलता है। यह नगर सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य में बसा हुआ था। इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो देखिए, छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। यद्यपि हर्षवर्धन ने के समय भी थानेश्वर कुछ समय तक वर्धन की वंश की क्या रही? राजधानी बनी। और किंतु बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। क्यों कर दी दोस्तों, मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि कन्नौज में इसकी बहन की क्या कर दी थी? शादी कर दी थी, जिसका नाम था राजश्री। हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री की शादी कर दी गई थी कन्नौज के राजा के साथ, लेकिन कन्नौज के राजा की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए। और इसकी बहन को अभी क्या था, जो प्रेग्नेंट थी और अभी कोई योग्य शासक भी नहीं था, तो इसने अपनी बहन की हेल्प करने के लिए अपनी थानेश्वर से कहाँ ले गया? राजधानी कन्नौज ले गया। आगे आता है, मोहम्मद गजनी ने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण कर यहाँ स्थित पवित्र चंद्र स्वामी मंदिर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो थानेश्वर वर्तमान में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो ये में हम फिर से चर्चा कर चुके हैं। कौन सी थी? थानेश्वर थी। ठीक है ना। आगे देखिए, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन से काल में की थी भाई? छठी शताब्दी में, सातवीं में, आठवीं में या नौवीं में? तो देखिए, इसका आंसर आएगा सातवीं शताब्दी में। उसने क्या किया था? कुरुक्षेत्र को अपनी राजधानी, सॉरी, थानेश्वर को अपनी राजधानी स्थापित किया था। को गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने जो सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, इस वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में थानेश्वर स्थान पर की थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? जो हर्षवर्धन ने, और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब देखिए, मैं बता देता हूँ, हर्षवर्धन इतना महान शासक था, ये बचपन से इतना ज्यादा हथियारों से प्रैक्टिस की है कि कहा जाता है कि इसके हाथ जो है ना, हाथ जो काले पड़ गए थे दोस्तों। लोह के, मतलब लोह के हथियारों के जंग का निशान इतने ज्यादा हो गए थे कि इसके हाथ काले ही हो गए थे। तो इतनी ज्यादा इसने प्रैक्टिस की थी हथियारों के साथ। तो बहुत महान शासक था ये हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का। आगे आता है, एक और बता दूं, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो गोत्र है पीछे, इनके हर किसी के नाम के पीछे वर्धन लगता है, तो इसलिए इसे वर्धन वंश भी बोला जाता है। तो राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? तो ये थे प्रभाकर वर्धन के। ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। तो सबसे एक बड़ा था राज्यवर्धन। ठीक है। राज्यवर्धन के बाद आता है आपका राजश्री। राजश्री जो इनकी लड़की थी, और सबसे छोटे कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है ना, 3 बच्चे थे। तो देखिए, राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बिठाया गया। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्ष एक महान लेखक था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे, और ये तीनों नाटक बहुत फेमस थे दोस्तों, और ये पूछा जा सकता है, और इतिहास के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे। 3 उसने नाटक लिखे, कौन से? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है ना। आगे आता है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने, गुलाम कादिर ने, सूरदास ने या चौंगीरनाथ ने? देखिए, हर्षवर्धन का जो था कवि था, दरबारी कवि था, वो कौन था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या लिखी है? हर्षवर्धन की जो है जीवनी लिखी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित के नाम से लिखी है। हर्षचरित बाण की प्रारंभिक रचना है, जो गद्य के भेद के अंतर्गत आती है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। समझ गए ना दोस्तों। आगे आता है आपका, चीनी यात्री हेन सांग की सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। किस किस सम्राट के उसमें आया था हरियाणा क्षेत्र में? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या माधवगुप्त? तो वो हर्षवर्धन के काल में आया था दोस्तों, हेन सांग। तो चीनी यात्री हेन सांग सम्राट
हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग के ने अपनी जो है भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सी यू की लिखा। वही चाइनीज था वो, तो चाइनीज का कैसे नाम है सी यू की। ठीक है। हेनसांग ने 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, शीलभद्र जी। तो आगे आता है हर्षवर्धन के जो है काल ताम्र कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, पेवा, अगरोवा या पानीपत। ये कलरक एग्जाम 2016 में इवनिंग की शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए इसका आपका आएगा हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के शासकों की परंपरा का अंतिम एवं प्रतापी राजा माना जाता है। तो ये मिले थे सोनीपत के अंदर से। तो हर्ष का जन्म जो है थानेश्वर राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। उसे कन्नौज की जो है राजधानी बनाया गया बाद में। इसने पहले थानेश्वर थी फिर कन्नौज थी, हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत स्थित टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से योद्धा काल के सिक्के एवं हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो सोनीपत है दोस्तों, ये याद रखेंगे। आगे आता है आपका राजा हर्षवर्धन ने सन खालिस्तान में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कब की थी? तो ये की थी लगभग लगभग 7वीं शताब्दी में। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है। और जो हर्षवर्धन का काल रहा था वो 606 से 647 रहा था। अब कहोगे जी 600 चल रहे हैं तो 600 छठी होनी चाहिए। नहीं भाई, छठी नहीं होगी, बस 7वीं चल रही है। जैसे कि आपने क्रिकेट तो मोस्टली सबने देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है। तो देखिए जैसे कि होता है कि मान के चलो 5 ओवर हो चुके हैं, तो अपन ने क्या छठा ओवर चल रहा है। कैसे बताते हैं वो? 5.1 बॉल हो चुकी है, 5.2 बॉल, 5.3 बॉल, 5.4 बॉल, 5.5 बॉल, और 6 बॉल होते ही कौन सा ओवर दे देते हैं? छठा। फिर ऐसे ही छठा तो हो चुका, 7वां चल रहा है तो 6.1, 6.2। तो ऐसे ही भाई 6 तो पूरे हो चुके हैं, यानी 600 साल तो पूरे हो चुके हैं। अभी कौन सा चल रहा है? 7वां। तो इसलिए कौन सी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो हेनसांग हर्षवर्धन के जो है दरबार में चीन यात्री आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है कि हेनसांग किसके दरबार में आया था। आगे आता है हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। कहाँ? सिरसा, हिसार, पंचकुला या झज्जर। कहाँ पे? ये 2015 में पूछा गया था। तो देखिए ये है हिसार के अंदर, हिसार के अंदर है दोस्तों। देखिए कैसे राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। तो आगे देखिए यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई। एक मिनट दोस्तों, इसमें कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है इसके अंदर। एक मिनट मुझे देखने दो, क्योंकि वही है किला तो उसका वहां होना चाहिए था। ये गलत है, क्वेश्चन गलत है ये। यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो थानेश्वर होना चाहिए था, क्योंकि राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। एक मिनट रुकिए दोस्तों। तो फिर जब ये ऑप्शन आया हुआ है तो इसका आंसर भी तो होगा कहीं ना कहीं। सिरसा नहीं, हिसार बहुत दूर है, झज्जर या पंचकुला नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो राजा हर्ष का जो टीला था वो कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबा है तथा 750 मीटर चौड़ा था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई में अब तक क्या हुआ है? 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो आगे आता है वर्धन वंश का प्रथम राजा। तो वर्धन पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश बोला जाता है। तो इनका जो प्रथम राजा था वो कौन सा था भाई? जयवर्धन था या प्रभाकर? प्रभाकर वर्धन था जो सबसे मेन राजा था इनका। बाकी इसके फिर 3 बच्चे हुए थे वो मैं बता चुका हूँ। राज्यवर्धन, राजश्रीवर्धन और कौन सा हुआ था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे छोटा था। तो देखिए ये भी 2017 में शिफ्ट पहले में पूछा गया है लैब असिस्टेंट में। तो प्रभाकर वर्धन देखिए जो 580 से 605 ईसा का जो है 580 ईसा में राज्याभिषेक हुआ था इसका। यह पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना। सन 605 में इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु के बाद वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था। ऐसा उसकी उपाधियां परम जो है भट्टारक और महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। तो ये उपाधियां भी कौन लेते थे? जो जो स्वतंत्र राजा थे ना भाई, वही लेते थे उपाधियां। यह सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्धन की राजधानी यशोमती से 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री
राज्यश्री। तो अभी बता दें, देखिए 605 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और 605 में 606 में राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, शशांक ने, जैसे इनके जो जीजा जी थे, मतलब के राजश्री के हस्बैंड को मार दिया था शशांक ने। तो शशांक को जब मारने गए कौन, ये नहीं, देवगुप्त, सॉरी, देवगुप्त को मार के आए कौन, राज्यवर्धन। फिर शशांक ने किसको निपटा दिया, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को निपटा दिया, तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया किसने, हर्षवर्धन ने। और फिर हर्षवर्धन ने किसको निपटाया, शशांक को। तो ये कुछ पेचीदा मामला है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। सिर्फ आप फिलहाल ये याद रखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और लड़की राजश्री। और वो कब बैठा था गद्दी पे, 580 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 605 ईस्वी में। आगे आता है हर्षचरित, खालिस्तान द्वारा लिखी गई, तो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। हर्षचरित, हर्षचरित में क्या है, जो हर्ष की पूरी जीवनी है वो लिखी हुई है दोस्तों। तो बाण भट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित के हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। आगे आती है हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरित, एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई, जो उसका संबंध थानेश्वर से वर्णित है। तो बाणभट्ट ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो हेनसांग खालिस्तान के शासनकाल के दौरान आया था। तो वो हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत में आया था दोस्तों। हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा वो 647 ईस्वी रहा, 600 से 647 ईस्वी तक। वह सम्राट वर्धन की राजधानी कन्नौज और 636 में पहुंचा था। तो 636 में वो कान्या कुब्बूज में रहने लगा, और उसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा था। किसने, जो हेनसांग ने। आगे आता है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। देखिए आप अब ये वो हो रहे होंगे कि भाई हर्षवर्धन ने चलने लग रहे हैं, हर्षवर्धन। देखिए जो हरियाणा जी के ऑल ओवर है वो पहले 3 लेसनों में हो चुकी है, लेकिन हरियाणा का इतिहास चल रहा है। हरियाणा के इतिहास के बाद बाद में भूगोलिक स्थितियां और ऐसे लेक्चरों में ये बटा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर में हरियाणा का इतिहास चल रहा है। आगे फिर जो है और चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीतिक सिस्टम, जो है डांस वगैरह सब। तो ऐसे करके ये लेक्चर, इसलिए मैंने पूरी हरियाणा जीके को 10-12 पार्टों में डिवाइड करते, 10-12 क्लासों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो जल्दी से जल्दी क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और इस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा, नारायणियम नहीं लिखा है, रामायण नहीं लिखी है, भरतांजलि नहीं लिखी है, उन्होंने लिखा है नागानंद। नागानंद लिखा है, रत्नागिरी लिखी है, और प्रियदर्शिका लिखी है। ये बात ध्यान रखा, 3 नाटक लिखे हैं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इनको। तो नागानंद, नागों का आनंद, राजा हर्षवर्धन ने जो है द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों में लिखा गया है, यानी 5 सीरीज थी इसकी। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में शामिल है। रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन की अन्य रचनाएं हैं। तो आगे देखिए, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास खालिस्तान थी। क्या थी भाई, कुरुक्षेत्र, अंबाली, अंबाला, पंचकुला या भिवानी। तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र ही आएगा। तो अल बैरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। थानेश्वर के शैव शर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, स्थानेश्वर, ठीक है ना। इसका नाम था, बाद में इसका नाम थानेश्वर आया, फिर बाद में कुरुक्षेत्र के अंदर मर्ज हो गया। आगे देखिए, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। कब के से कब तक किया, तो हम पढ़ चुके हैं 600 से और 606 से 647 एडी। आगे देखिए, ये 2018 में पूछा गया है जूनियर इंजीनियर में। तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 647 ईस्वी के दौरान शासन किया। यद्यपि हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात कहाँ चला गया था, कन्नौज चला गया था। कन्नौज क्यों गया था, तो मैं बताया दिया है पहले ही। कन्नौज में उसकी बहन की क्या कर दी थी, राजश्री की शादी कर दी थी, और उसके जीजा को टपका दिया था भाई किसी ने, ठीक है। तो उसकी बहन तो अब लड़ेगी नहीं, और उसका कोई भाई नहीं था उसके जीजा का, तो इसलिए उसने फिर शासन चलाया। गद्दी पर तो किसको ही बिठा के रखा, अपनी बहन को, लेकिन शासन कौन चलाता था, हर्षवर्धन चलाता था। तो आगे आता है आपका, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष,
त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट तीनों कनौज को हथियाने के लिए, क्योंकि उत्तर भारत में अब कोई योग्य शासक नहीं था जो भारत को संभाल सके अच्छे से, तो तीनों के बीच में जंग छिड़ गई। तो उसमें अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं दिया, मुगल भी नहीं थे, ठीक है, ब्रिटिश शासक भी नहीं थे क्योंकि अंग्रेज उस समय आए नहीं थे, चोल भी नहीं थे। चोल तो कौन रह गए, प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो कनौज पर सत्ता काबिज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। तीनों आपस में लड़ते रहे दोस्तों। इस युद्ध के अंत में प्रतिहारों की क्या हुई, विजय हुई, गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। कनौज संसाधनों से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये क्या था, बहुत उपयोगी क्षेत्र था, इसलिए कनौज पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे। तो तीन यही जो थे राज्य थे उस समय बहुत फेमस थे उत्तर भारत के अंदर। आगे आता है प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक बना, तो थानेश्वर का शासक बना दोस्तों, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं सारा पुष्यभूति वंश और ये, ठीक है, तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा, नागानंद लिखा है भाई, ये हम चर्चा कर चुके हैं पीछे। नागानंद के अलावा कौन सा लिखा है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 2019 में आया हुआ है दोस्तों, कलरक में 5वां पेपर में। हर्षरित खालिस्तान ने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी, ये बार में रिपीट हो रहा है, 2019 में और 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया, कहाँ का खालिस्तान राजवंश था, तो वो था भाई पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये डिप्टी रेंजर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 तक चला, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के जो सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध रहा, जिसमें ये जीत गया था, हर्षवर्धन को हरा दिया था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर और दक्षिणा दक्षिणा परमेश्वर की क्या ली थी, उपाधियां धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है दोस्तों। ऐहोल अभिलेख के अंदर उसने क्या लिखवाया, हर्षवर्धन और हर्षवर्धन को हराया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ही लिखवाता है कि मैंने उत्तर भारत के वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन को हराया है, ठीक है ना। तो ये ऐहोल अभिलेख लिखवाता है, उससे पता चलता है। इसके समकालीन कवि स्वीकृति द्वारा लिखी गई प्रस्ति से जानकारी मिलती है। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना दोस्तों। ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाए आप पूरा देख लें। तो आगे आता है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो अच्छी बात है ना दोस्तों, आपका क्या हो रहा है, आप वो जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए ना, मजाल है कि आप उसका उत्तर भूल गए हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो पीछे आपने पढ़े हो इस वीडियो के अंदर, उसका भूल गए हो शायद, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका नहीं भूलेंगे। तो यही हमारा जो आता है, क्या आता है, कहावत है कि करत करत अभ्यास अतः जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर परत निशान। समझ गए ना। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निमन किस नगर के गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है, तो थानेश्वर की या कुरुक्षेत्र की, तो थानेश्वर की, समझ गए ना, थानेश्वर की चर्चा की गई है दोस्तों। ये पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के अंदर 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चीनी यात्री हेनसंग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा तथा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर पहुंचा, और हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ साथ थानेश्वर की सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासन की व्यवस्था की चर्चा की थी। थानेश्वर को भारत के सुंदर नगरों में से एक बताया गया है। इसका वितरांत कहाँ मिलता है, हेनसांग की पुस्तक सीयू की, समझ गए ना। आगे आता है, इतिहास में उल्लेखित मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हेनसांग आया था दोस्तों। फाहयान किसके में आया था, ये बता, फाहयान किसके में आया था, और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त के में आया था दोस्तों, समझ गए ना। फाहयान आप बताएंगे, ये मैं अभी बता, आप देखेंगे कि आपको कितने तीन चीन यात्री में जो फेमस हैं, फाहयान, हेनसांग और इत्सिंग, तीनों की आप ये बताएंगे कमेंट में कौन सा। हेनसांग का तो बता दिया मैंने किसके में आया था, मेगास्थनीज भी बता दिया। फाहयान आप कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे कि किसके शासनकाल में आया था। तो एचएससी ऑडिटर
2015 के इवनिंग में पूछा गया था ये। बाणभट्ट खालिस्तान के दरबार में कवि थे, तो बाणभट्ट किसका था भाई? हर्षवर्धन का जो राज्य कवि था। और इसने कौन सी लिखी थी? हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी थी, हर्षचरित्र। आगे आता है तो हर्ष की शक्ति के उदय की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया उन्होंने। कंदाबरी नामक एक नाटक भी लिखा था। तो कंदाबरी बहुत फेमस नाटक था भाई। हर्षचरित्र के अलावा दूसरी रचना जो बाणभट्ट की थी वो क्या थी? कदम्बरी थी। समझ गए? आगे आता है आपका, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया। हालांकि थानेश्वर स्थापित राजधानी थी, तो वह कौन सी थी भाई? कुरुक्षेत्र। ठीक है ना? कन्नौज, अरे सॉरी 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 सॉरी, मुझसे ही गलती होगी। और कुरुक्षेत्र करते 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 कुरुक्षेत्र ही दिमाग में है। तो देखिए, थानेश्वर के बाद जो बनाई थी, कन्नौज बनाई थी। ठीक है, ये एचएससी जीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए ना? आगे आता है जो इसने उपाधियां ली है, वो ये देखना। एक राठ की उपाधि धारण की है इसने, शिलादित्य की उपाधि धारण की है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है, परम भटारक की, चक्रवर्ती सम्राट की। ये काफी उपाधियां जो है किसने हर्षवर्धन ने जो है ली हैं। और ये किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। ठीक है ना? तो आगे देखिए, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी? थानेश्वर में। ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में दरबारी कवि, अरे बार बार क्यों आ रहे हैं भाई ये क्वेश्चन? बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? मंत्री थे, अस्थानक कवि थे, सेनापति थे, या सहायक उपदेशक थे? तो देखिए, अस्थानक कवि थे, ये बात ध्यान रखेंगे। महिर भोज, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। महिर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारी केंद्र था महिर भोज के समय? तो बताएं, कन्नौज, पेवा, हिसार, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कन्नौज उस समय बहुत ज्यादा फेमस था व्यापारिक दृष्टि से। तो देखिए, कन्नौज समृद्ध पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। इस स्थान का प्राचीन नाम क्या था? कुब्ज था, या महोदया। बाद में कन्याकुब्ज का नाम बदलकर कन्नौज कर दिया गया, जो जिले का वर्तमान नाम है। प्राचीन काल में इस जो है से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराण व महाभारत से प्राप्त होता है। तो बीच बीच में दोस्तों अगर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोड लगे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि गले में बहुत ज्यादा खराबी हो रखी है, दर्द हो रहा है बोलते हुए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट देखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करो भाई यार, ये इतना भारी नहीं है जितना आपने बनाया हुआ है। 1 मिनट लगेगी, एक टच ही तो करना आपने, स्क्रीन पर भी तो इतना टच करते हो। ठीक है तो देखिए, खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। तो कौन थे भाई? वो थे बताइए, महाराजा रणविजय सिंह, महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद्र, या पृथ्वीराज चौहान? तो वो थे महाराज सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इन्होंने रेवाड़ी के में जो है जन्म लिया था, और ये मॉर्निंग में पूछा गया था एचएससी के अंदर 2015 में। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था भाई। हेमचंद्र ये वही है हेमू, जिनकी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी किसके साथ? अकबर के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई और कब हुई, ये आप कमेंट के अंदर लिखेंगे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर जो बैठे अंतिम हिंदू सम्राट थे। हेमू ने कुल 22 लड़ाइयां जीती। कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्ययुग का नेपोलियन भी कहा है। 1526 में अकबर, सॉरी 56 में अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई, जिसमें अकबर क्या हो गया? जीत गया। समझ गए ना? तो आगे देखिए, आगे आपका आता है, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी जो है संबंधित है किससे? कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव, या नारनौल? किससे संबंधित है? तो देखो, सूरजमल जी की जो पत्नी है वो फरीदाबाद से रिलेट करती हैं। और ये पूछा गया था एचएससी पीजीटी जीओ और फिजिकल में 2015 में। तो महारानी किशोरी देवी भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल की पत्नी थी। तो महाराज सूरजमल जी कहाँ के थे? नरेश थे। तो ये थे भरतपुर के। वह चौधरी काशीराम सोरोत सरोत की पुत्री थी। महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, एक सेकेंड, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार
की रियासत हरियाणा में कहाँ स्थित थी? कैथल के परगन्ने, तावडू, जींद या पानीपत? तो ये कहाँ थी भाई? 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये थी कैथल के परगन्ने। तो बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत थी जो कैथल के परगन्ने यानी हरियाणा में थी। मोहन सिंह मंडार के ने सन 1530 ईस्वी के आसपास बाबर से के विरुद्ध युद्ध किया था। कैथल रियासत में अंतिम शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह का किला कैथल में है। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी आदि के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना? वैसे जो मेन छोटी काशी बोला जाता है वो भिवानी को बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है उसको, भिवानी को, हरियाणा के मंदिरों की नगरी, क्योंकि वहां बहुत सारे मंदिर हैं। नेक्स्ट देखें, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो क्वेश्चन दोबारा पढ़े। किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज द्वितीय ने, अर्णोराज ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका आंसर आएगा अर्णोराज। अर्णोराज चौहान शाकंभरी राजवंश के राजा थे। इन्होंने नल, ओवेलदव व अनाक आदित्य उपनाम से भी जाना जाता है। अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर का जो सुप्रसिद्ध विराह मंदिर व आना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो पुष्कर के अंदर विराह मंदिर किसने निर्माण करवाया? अर्णोराज ने। अजमेर प्रशस्ति शिलालेख से यह पता चलता है कि अर्णोराज ने हरितनाका यानी कि हरियाणा तक चढ़ाई की तथा तोमरों को पराजित किया। तो ये देखिए हरितनाका, तो हरियाणा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? ये क्वेश्चन ही आ गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1561, सॉरी सॉरी दोस्तों, 1761 में। देखिए 1526 में पहली लड़ाई हुई थी जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। फिर दूसरी लड़ाई लड़ाई ठीक 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार गया और अकबर जीत गया। और तीसरी लड़ाई होती है 1761 में किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठे हार गए। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए और तीनों के तीनों हिंदुआड़े भाई हार गए। भारत के राजा हार गए और बाहर के राजा यहाँ जीत गए थे। ठीक है, तो ऐसी लड़ाई हुई। तीनों लड़ाइयों में एक भी लड़ाई में जो है पानीपत नहीं जीता, ओ हिंदू राज्य नहीं जीते भारत के राजा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य व मुगल सेना के बीच हुई। मुगल सेना के बीच नहीं हुई थी भाई। ठीक है, मुगल सेना के बीच में नहीं थी। मुगल सेना नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे इसने थोड़ा गलत दिखा हुआ है। तो जिसमें जो है यहाँ देखेंगे इसको काटें तो मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया जा रहा था। इसे मराठों की हार हुई। सदाशिव भाऊ और विश्वासराव हजारों मराठा के साथ युद्ध में मारे गए। हारने वाले पक्ष की कई महिलाओं व बच्चों को क्या बना लिया गया था? गुलाम बना लिया गया। तो अहमद शाह अब्दाली था अफगान का राजा दोस्तों, उसके साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है तरावड़ी जो है यानी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? देखिए तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी भाई, ये पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी थे उसके बीच में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं और अगले ही साल तराइन की दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, जिसमें दोबारा से पृथ्वीराज चौहान किसके साथ युद्ध लड़ते हैं? इब्राहिम लोदी के साथ, सॉरी इब्राहिम लोदी बोल रहा हूँ, गलती हो गई बे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करते हैं और मोहम्मद गौरी उस युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और इसी के साथ चौहान वंश भी खत्म हो जाता है। तो तराइन या तरावड़ी जो कि थानेश्वर के पास स्थित है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन अगले साल 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अब की बार मोहम्मद गौरी किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? हांसी में किला है भाई, ये हांसी के किले में मैं गया हुआ हूँ। बहुत बड़ा किला है, बहुत ज्यादा बड़ा। अभी तो उसकी दुर्दशा है क्योंकि अच्छे से संभाला नहीं गया, लेकिन बहुत अभी भी आज भी उनमें कई बार खुदाई होती है तो सोने चांदी के उसमें से कई चीजें निकलती हैं। ठीक है ना?
तो देखिए बहुत बड़ा जो है किला है ये। मैंने पहली बार जिंदगी में जो किला देखा था वो हांसी का किला ही देखा था। तो ये बनाया गया था दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है ना। तो हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, कई बार कंफ्यूजन वो ये देता है। जब भी पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिन फेमस शख्सियत के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है, वो सीधा ही बोल देगा पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो तृतीय थे। आ गया था हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको दूसरा नाम दिया हुआ है तलवार का किला। पृथ्वीराज चौहान के जो किला है उसका दूसरे का नाम क्या रखा हुआ, तलवार का किला। आगे आता है खालिस्तान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। कौन हार गए थे भाई तराइन की दूसरी लड़ाई? मैंने अभी बताया पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान के और गोरी के बीच में हुआ, जिसमें गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। नेक्स्ट आता है खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम शासक थे। ये दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसमें हेमचंद्र जी आएंगे। आगे आता है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया? तो किस स्थान पर हराया था भाई? तराइन के अंदर हराया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को। समझ गए? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये मैं भी बता के हटा हूं, तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। आगे आता है आपका फिरोज शाह तुगलक ने में कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने भाई, ये आया हुआ है एचएससी ऑडिटर एग्जाम 2015 में। बताइए कैथल के अंदर कैथल की स्थापना की, हिसार की, फरीदाबाद की या सिरसा की? तो हिसार की क्या की थी, स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी भाई। तो इनकी कहा जाता है ये, मतलब द्वंद सा है, लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि यहाँ पर इन्हें एक लड़की, हिसार की लड़की जो है बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। तो उसके उसमें इसने क्या बसा दिया था, इस शहर का नाम रखा था हिसार फिरोजा, ठीक है ना, यानी फिरोज का शहर, ठीक है। तो और यहाँ पर जो इनको पसंद आ गई थी लड़की, तो उनके लिए इन्होंने एक महल भी बनवाया था, बहुत फेमस महल था। जब ये रचना कर रहे थे हिसार की, तो हिसार की रचना के बाद यहाँ महल बसा दिया था। तो देखिए पूरी की पूरी डिटेल है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो की थी 1354 में की थी। हिसार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ किला है। वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं, मूल रूप से हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला भी कहा जाता है इसे, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बना गया। अब देखिए कैसे बोला, हिसार फिरोज, हिसार फिरोज। तो स्टार्टिंग में हिसार ही था, तो लोग मोस्टली ए फिरोज बोलना बंद कर गए और हिसार हिसार कहने लगे, इसलिए इसका नाम क्या ही पड़ गया, हिसार पड़ गया। समझ गया? तो बाद में इसका नाम क्या बना दिया गया, हिसार बना गया। हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका व पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था। गुजरी महल बहुत ज्यादा फेमस है, उसी के चक्कर में तो भाई देखिए प्यार का चक्कर, शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बना दिया था भाई, क्या बना दिया था, ताजमहल। तो ताजमहल नहीं बनाया था भाई, तो मेरा मानना है ऐसा है कि भाई वो पहले हमारा मंदिर था, उसको किसकी स्ट्रक्चर दी थी, ताजमहल की स्ट्रक्चर दे दी गई थी। आगे देखिए फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद व फिरोजाबाद आदि शहरों का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो हिसार के अलावा कौन कौन से शहर बसाए हैं उसने? फतेहाबाद और फिरोजाबाद, ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट अपना आता है फतेहाबाद जिले का नाम इसके नारोत्तरीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा। इसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी गई। तो बताए भाई दोस्तों कौन होगा वो? तो फिर वो अभी भी पीछे पड़ा है। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं? ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया एसएससी में अंदर भाई 2018 में पहली शिफ्ट में। तो देखिए इसको जो बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था इसको। हरियाणा के फतेहाबाद नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका नाम अपने पुत्र फतेह खां के ऊपर रखा गया, फतेहाबाद,
ठीक है। फतेहाबाद जिले की कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2538 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जो जनसंख्या थी वो 9,42,011 थी। ठीक है। फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया है, किसके नाम, फतेह खां के नाम पर। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना आता है तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो तो है दोस्तों, ये हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई देखिए, बहुत रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार के जो लगता है, कौन लगता है, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद बसाया था इसने फतेह खां अपने बेटे के नाम पर, ये हम पढ़ चुके हैं। फतेहाबाद का प्राचीनतम नाम वर्ण महर्षि पाणिनि की पुस्तक किसमें मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये पूछा जा सकता है कि फतेहाबाद का नाम प्राचीन काल के किस ग्रंथ में मिलता है, तो अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी क्या है, पढ़ने की पुस्तक है। तो पीजीटी कॉमर्स में 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आता है इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। पिंजौर में है, गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, या पानीपत में है। तो ये एचएससी डिप्टी फॉरेस्ट 2015 में पूछा गया है दोस्तों, मॉर्निंग में। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये ना सोचिए कि ये कहाँ आते होंगे, ये कहाँ आते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपने सोचा कि भाई ये तो आंधे को नहीं, और वही पेपर में आ गए होंगे, और जो से पढ़ के गए होंगे वे ना आए हों। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं ये बता देता हूँ। तो देखिए, जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पानीपत के अंदर है दोस्तों। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। इसी के साथ 1526 में क्या हो गया था, 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी किसने, बाबर ने। बाबर का लड़का है हुमायूं, हुमायूं का लड़का है अकबर। फिर आगे उनके राजवंश चलता है। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, रावतुला राम, या मोहन सिंह। तो देखिए, हेमचंद्र जी थे, समझ गए ना, हेमचंद्र जी अंतिम हिंदू शासक थे जो हरियाणा के दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू थे। हेमू का जन्म अलवर क्षेत्र के राजगढ़ के निकट मछेरी ग्राम में हुआ था, यानी रेवाड़ी में हुआ था। भाई ये भी बता देता हूं मैं, 1501 में हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि हेमू का जन्म कब हुआ था, 1501 में। कौन से गांव में हुआ था, मछेरी गांव में हुआ था। 7 अक्टूबर 1526 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। 1526 में तुगलकाबाद में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1526 को, देखिए, 7 वो गद्दी पे बैठा बेचारा 7 अक्टूबर ने, और 56 में क्या हुआ, उसका पानीपत की लड़ाई होगी किसके गिल, मुगल सेनाओं के साथ, यानी अकबर के साथ। यह युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हेमू की हार हुई और मुगल सम्राट अकबर की जीत होती है। नेक्स्ट आता है अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुना जिले जो है अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया। पहले टोपरा में था, फिर कड़ा ले गए थे इसको, फिरोज शाह कोटला में ले गए। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने, आगे सुल्तान नसीरुद्दीन ने, इब्राहिम लोदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इसको कहाँ ले गया था, ये फिर कोटला में ले गया था। और ये 2018 में शिफ्ट पहली में पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में स्थित अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर स्थापित कर दिया गया था। और एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख को भी उत्तरी दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। इस स्तंभ लेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, कई जगह 1836 मिलेगा, कई जगह 1837 मिलेगा। तो अगर मैं बता देता हूं, अगर करेक्ट आंसर आपको चाहिए तो आप ये समझ ले कि 1836 है। ठीक है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले, सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख पढ़ने वाले थे वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे। नेक्स्ट आपका आता है निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर, ठीक है, तैमूर ने आक्रमण किया था। किस नगर पर किया था भाई, सभी पर, सिरसा पर, फतेहाबाद पर, या हिसार पर।
तो इसका आंसर इसने तो दे रखा है भाई फतेह सभी पर। तो ये पूछा गया एचएससी कंडक्टर 2017 में। तो तैमूर लंग, जो तैमूर और तिमर के नाम से भी जाना जाता है, यह 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा और हिसार आदि में पर भी हमला किया था। तैमूर लंग, लंग इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये एक पांव से क्या था दोस्तों, लंगड़ा था, इसको चलने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसे तैमूर लंग बोला जाता था। तो सैफ अली खान और करीना कपूर के लड़के का नाम भी क्या है, तैमूर लंग। और ये भी मुस्लिम शासक था दोस्तों, बहुत खतरनाक शासक था। इसने बहुत ज्यादा विध्वंस मचाया, कहाँ, भारत के अंदर, ठीक है ना। भारत के काफी लोगों को इसने बेरहमी से काट डाला, मार डाला। तो देखिए, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अब आगे देखिए, इसी के साथ ये है हमारा आज का टॉपिक, ये खत्म होता है दोस्तों आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम करेंगे 130 तक, आज हम कर चुके हैं, 131 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, ये क्लास 5 थी। क्लास 6 सुबह मैं कल सुबह डाल दूंगा, ठीक है। तो डेली 2 लेक्चर आएंगे, 2 क्लासेस चलेंगे। एक सुबह क्लास लगेगी, जो लगेगी कितने बजे, 8 या और साढ़े 8 या सवा 8 के बीच में मैं क्लास को क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। और दूसरी साथ दोस्तों, शाम वाली क्लास जो है वो 4 या 4:15 के, यानी सवा 4 के, 4 या सवा 4 बजे आपकी डाल दूंगा। तो ये दोनों सुबह 8 से सवा 8 और शाम को 4 से सवा 4, ठीक है, यहाँ पर दोनों क्लासेस रिलीज होंगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर छोड़े दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो वो भी आप इसमें डाल दें कि अनुस्वर से रिलेटेड कोई इशू है, तो मैं उसका कुछ ना कुछ निवारण करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।